बहुत साल पुरानी बात है। उदयपुर गांव में एक मशहूर चाट वाले का परिवार हुआ करता था। उसकी पाव भाजी और टिक्की की खुशबू सिर्फ माइंडोरा में ही नहीं, आसपास के गांवों तक फैली थी। दूर दूर से लोग स्वाद चखने आते थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा, चाट वाला गुजर गया। पीछे छोड़ गया अपनी पत्नी, 3 बेटे और उनका परिवार। रामू श्यामू बेटा, घर खर्चे के लिए कम से कम कुछ पैसे तो दिया करो। तुम दोनों बड़े भाई हो, फिर भी एक पैसा नहीं देते। घर ऐसे थोड़ी न चलता है, हैं? क्यों माँ जी, इस घर में सिर्फ ये 2 ही रहते हैं क्या? हैं? जब देखो इन्हें ही बोलती रहती हो। अपने छोटे बेटे को तो आप कुछ कहती नहीं, वो तो लाडला है ना आपका, तभी ये दोनों ही दिखते हैं। बहू, इस घर में जो कुछ हम खाते पीते हैं ना, वो सब मेरा छोटा बेटा राजू के पैसों से आता है। इन दोनों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। राजू खेती बाड़ी करके सारे घर का गुजारा चला रहा है और ये दोनों साहूकार के पास काम कर करके साहूकार की तरह ही कंजूस हो गए। घर में एक फूटी कोड़ी भी नहीं देते। अब इन्हें नहीं कहूँ तो किसे कहूँ, हैं? हाँ बस बस रहने दो माँ जी, हमेशा सिर्फ छोटे बेटे की तरफदारी करती रहा करो, आपको ये शोभा नहीं देता। अरे ये पैसे नहीं देते तो इसमें क्या, घर के कामकाज तो करते हैं ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस रोज रोज बहस करनी है। हो, देखो देखो कौन बोल रही है। कौन सा घर का काम करते हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। हैं? ये सुबह खाना पीना करके काम पर जाते हैं और अंधेरा होने के बाद घर में घुसते हैं। तुम्हारे पति साहूकार के पास काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग साहूकार बन रहे, समझी? आपसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम लोग खड़े खड़े क्या सुन रहे हो, हैं? जाओ अपने काम पर। हाँ जाओ जाओ, लेकिन कान खोल के सुन लो, घर में राशन खत्म होने वाला है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, लेकिन इस बार राशन तुम दोनों ही लेकर आओगे। हाँ माँ जी, आप क्यों इन पर गुस्सा करती हो? जेठ जी के पास पैसे होंगे तब दे देंगे। अगर आप ऐसा करती रहेंगी तो अपना परिवार टूट जाएगा। और बाबूजी की भी यही इच्छा थी, अपना सारा परिवार एक साथ रहे। हाँ, उनकी इच्छा तो ये भी थी कि उनके बाद उनके बेटे वो चाट की दुकान चलाए। राजू ने तो चाट बनाना अपने बाबूजी से सीख लिया था, फिर भी वो दुकान नहीं खोलता। ठीक है माँ जी, आज रात ही उनसे बात करके देखती हूँ, आखिर वो दुकान क्यों नहीं खोलते। अब राजू तो अपने खेत में काम कर रहा था और राजू के दोनों बड़े भाई रामू श्यामू साहूकार की दुकान पर 100-100 रुपए में मजदूरी का काम किया करते थे। तभी रामू श्यामू को बोलता है, श्यामू, आज भर लेट चलेंगे भाई, वरना घर जाते ही वही सुबह वाली बहस फिर छिड़ जाएगी। सही कहा आपने भाई साहब। इस समय राजू भी घर आ जाता है और अभी घर गए तो वही उसका हमेशा वाला रोना चालू हो जाएगा कि आप मेरे साथ ही खेत में काम कर लिया करो, उस साहूकार के पास काम करने की क्या जरूरत। हाँ, उसे क्या पता हम साहूकार के पास काम करने क्यों आते हैं। समय आने दे, उस राजू के बच्चे को मैं बताऊंगा। बड़ा माँ का लाडला बन रहा है ना। हाँ भाई साहब, सही कहा, माँ को वही भड़काता है। तभी तो जब देखो माँ अपने पीछे पड़ी रहती है। अरे रामू श्यामू, लो भाई लो, आ जाओ, ले लो अपनी मजदूरी के पैसे। लाइए लाइए मालिक, इनके लिए ही तो यहाँ आते हैं। धन्यवाद साहूकार जी। अब रामू श्यामू साहूकार से पैसे लेकर यहाँ से चल देते हैं। घर तो दोनों को लेट जाना था, तो जाकर गांव के चौक में बैठ जाते हैं। और उधर घर पर इनकी माँ बड़ी बहू से पूछती है, बहू, आज काफी देर कर दी, अभी तक रामू श्यामू साहूकार की दुकान से क्यों नहीं लौटे हैं? पता नहीं माँ जी, वो भला मुझे कभी कुछ बताते हैं क्या? फंस गए होंगे किसी काम में। ठीक है, आए तो सीधा दोनों को मेरे पास भेज देना। जी माँ जी, वैसे क्या बात है, आप मुझे भी बता सकती हैं, मैं बोल दूंगी उनको। नहीं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी और मेरे बेटों के बीच की बात है, समझी? खड़ूस बुड्ढी कहीं की।
हे राम 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 राम, ये कैसी बहुएं दी है तुमने मुझे। दोनों मेरे बेटों को मुट्ठी में करके मुझसे दूर करना चाहती है। हाय हाय हाय, अब तो रामू श्यामू भी समझते हैं मैं उनकी दुश्मन हूँ, दुश्मन। अरे पैसे तो घर के लिए मांगती हूँ, अपने लिए नहीं, पर मेरी बात कौन समझे। रात हो चुकी थी। राजू खाना खा के अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा आके कहती है, अजी सुनते हो, आज सुबह माँ जी फिर से दोनों जेठ जियों को ताने मार रही थी, और तो और दोनों भाभियां भी आज माँ जी से बहसबाजी कर रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो अपना पूरा परिवार बहुत जल्द बिखर जाएगा जी। कुछ कीजिए जी, कुछ कीजिए। राधा तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। माँ से तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी। और हाँ, माँ जी बोल रही थी, आप लोग बाबूजी की चाट वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? आपको तो बनानी भी आती है, आप तीनों भाई आराम से दुकान संभाल सकते हो। हाँ, मुझे चाट बनानी तो आती है, पर मैंने कभी अकेले में बनाया नहीं, हमेशा बाबूजी साथ रहते थे। लेकिन खेत को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें तो पता है, रामू श्यामू भैया घर में एक पैसा नहीं देते। ऐसे में खेत छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा, तुम ही बताओ। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप जाकर उनसे एक बार दुकान की बात क्यों नहीं कर लेते? क्या पता वो लोग मान जाए। ठीक है, अभी वे आए नहीं, मैं थोड़ी देर में जाकर उनसे बात करता हूँ। अगर वो मान जाते हैं तो कल से ही दुकान शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अजी आ गए आप? अरे रज्जो, ये लो पैसे, संभाल के रख देना अंदर। ये क्या, आप भी ना थोड़ी देर रुक के भी तो दे सकते थे, अगर यहाँ कोई देख लेता तो। वो बुढ़िया तो वैसे ही पैसों के लिए पीछे पड़ी रहती है। अभी थोड़ी देर पहले आई थी आपको पूछते हुए। चिंता मत कर, आसपास कोई नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे माँ को दे दूं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? है कैसी पागलों जैसी बातें करते हो? समझते क्यों नहीं? वो आपको नहीं, उस राजू को चाहती हैं। आपको देखते ही उसे तो बस खर्चे याद आते हैं। अगर इस घर में हमें खर्चे के पैसे देने पड़ेंगे तो हम भला इनके साथ क्यों रहे हैं? अलग ही रह लेंगे। अरे रज्जो, तुम ये कैसी बात कर रही हो? पिताजी के बाद मेरी ही जिम्मेदारी बनती है घर खर्चे उठाने की। आखिर घर का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन वो सब तो पहले से उस बेचारे राजू के कंधों पर है। आप बिना किसे बेचारा कह रहे हो? आपका वो भाई कम नहीं है। आए दिन आपकी माँ को दोनों मियाँ बीवी मिलकर भड़काते रहते हैं। पता नहीं किसी दिन वो हमें घर से ना निकाल दे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं भले उनके साथ ऐसा कर सकता हूँ, पर राजू कभी ऐसा नहीं कर सकता। अजी आप बड़े भोले हो, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी हैं? आपको मुझसे ज्यादा उन लोगों पर विश्वास है। जाओ, उनके पास ही जाओ। अरे रे 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 रे, भाग्यवान भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो अब। ठीक है, बहाने मत बनाओ, लगाती हूँ खाना। रामू और श्यामू को साहूकार की दुकान से आए थोड़ी देर ही हुई थी। तभी राजू उनके पास पहुंच जाता है। रामू भैया, आप कहो तो हम पिताजी वाली चाट की दुकान शुरू कर ले। हाँ, मुझे चाट बनाना आता है तो मैं चाट बना लूंगा और आप दोनों दुकान संभाल लेना। इसी बहाने आप लोगों को भी चाट बनाना सिखा दूंगा। देख भाई राजू, तुझे दुकान करनी है तो कर ले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं और श्यामू साहूकार की नौकरी नहीं छोड़ने वाले। हाँ भैया, एक बार आराम से सोचो। अपन खुद की दुकान खोलेंगे तो हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी के खुद मालिक रहेंगे। जब चाहो दुकान जाओ, जब चाहो बंद कर दो, सारा मुनाफा घर में ही आएगा। भैया ने बोल दिया, बस बोल दिया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? है? मैं तो बस बता रहा था भैया, आप खाम खा गुस्सा करते हो। चल चल, हमारा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझाना। और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हैं? आया बड़ा ज्ञानी। राजू अपने भाइयों को बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानते। ऐसे ही 2-3 दिन बीते। रज्जो और चंपा दोनों अपने पतियों के कान भरने लगी कि वो लोग हमें घर से बाहर निकालने वाले हैं, उससे पहले क्यों ना हम ही उन्हें घर से निकाल दे। और अगले दिन ही रामू श्यामू अकल के अंधे खड़े खड़े सिर्फ देख रहे थे। उनकी पत्नियां बुरा भला सुनाते हुए
माँ को राजू के साथ घर से निकाल देती है और आधा खेत भी छीन लेते हैं। इन सब के बाद राजू अपने परिवार के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा हमारा? क्या बिगाड़ा था हमने उनका, हैं? उन्हीं लोगों ने हमें ही बेघर कर दिया जो हमारा ही खा रहे थे। ऊपर से अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। राशन लाऊं भी तो कहां से लाऊं माँ? सोचा था इस बार रामू भैया या फिर श्यामू भैया ही ले आएंगे। अरे रे 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 बेटा राजू, तेरी माँ अभी तक जिंदा है। आज तक तो उन लोगों ने घर के लिए कुछ लाया नहीं, और तूने सोच भी कैसे लिया उनके बारे में वो राशन लेकर आएंगे? हाँ, अब पता चल गया ना। ये ले, मैंने कुछ बचत करके थोड़े पैसे बचा के रखे थे। इस बार इनसे राशन ले आ, फसल कटेगी तब तक चल जाएगा इससे अपना गुजारा। नहीं माँ, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ पैसे? मैं लाला से उधार ले आऊंगा राशन। बेटा मैं कोई बाहर वाली हूँ क्या? हैं? लाला से उधार लाएगा? तुम्हें तो पता है ना वो उस पर कितना ज्यादा ब्याज लेता है। अब मेरी बात मान जा, ये पकड़ पैसे और ले आना राशन। नहीं माँ नहीं, आप समझती क्यों नहीं? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, ये गलत है। कोई बात नहीं बेटा, इसमें गलत क्या है? जब तेरे पास पैसे हो तब वापस लौटा देना। अब ना मत कर बेटा। ठीक है माँ, मुझे पता है आप पैसे देकर ही मानेंगी। उसके बाद रात हुई, सब लोग अच्छे से खाना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह राजू खेत चला जाता है और खेत में पहुंचकर अपनी लहराती फसल देख के बोलता है, इस बार फसल कितनी अच्छी खड़ी है। अगर सब ठीक रहा तो इस बार अच्छी आमदनी होगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो पक्का घर भी बना सकूंगा। कब तक अपने परिवार को टूटी फूटी झोपड़ी में रखूंगा? माँ अब तुम टेंशन लेना बंद कर दो। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा? जरा मुझे भी तो बता। अरे माँ, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारी फसल इस साल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। कल से कटाई भी शुरू कर दूंगा मैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ सब ठीक हो जाए बस। उसके बाद हम भी अपना पक्का घर बना लेंगे। ए जी, आ गए आप। हाँ, कहो क्या हुआ है? अरे आपको पता है, उस राजू की फसल इस साल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। तो क्या हुआ है? ये तो अच्छी बात है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हैं? जब तक वो लोग भीख मांग मांग कर ना खाएंगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे रे रे रे, बस कर। उन लोगों को घर से निकाल दिया, वो क्या कम था हैं? जो अब उनकी फसल के पीछे पड़ी है। छोड़ो उन लोगों को। जाओ जाओ, लेकिन मैं उस बुढ़िया और राजू को आसानी से नहीं जीने दूंगी। रज्जो नाम है मेरा, रज्जो। रात में सब खाना खा के चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बदला और भयानक बेमौसम बारिश शुरू हो गई। राजू के खेत के पास वाले खेत का पानी भी राजू के खेत में घुस जाता है। उसके बाद जब सुबह राजू को बारिश का पता लगा तो जल्दी से खेत पहुंचकर देखता है, तब तक फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर राजू टूट जाता है। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। एक दाना नहीं बचा, अब हम खाएंगे क्या? हौसला रख बेटा, हौसला रख। ऐसा नहीं है, देखना ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हाँ, बस तू हौसला रख। नहीं माँ, हमारे पास बचा ही क्या है? अब तो हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। कैसे गुजारा करेंगे हम? नहीं बेटा नहीं, हिम्मत रख। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर गया। खेत में फसल बची नहीं और घर में राशन भी खत्म हो चुका था, और ऊपर से राजू के पास पैसे नहीं थे। तब मजबूर होकर माँ को अपने बड़े बेटों के घर जाना पड़ा। अरे माँ जी, आप यहाँ इस वक्त? बेटा थोड़ी मदद चाहिए थी। राजू की फसल खराब हो गई और ऊपर से घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। अरे रे 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 रे, देखो तो सही इस बुढ़िया को, हैं? शर्म तो इसे बिल्कुल भी नहीं आती, जो पैसे मांगने चली आई। हाय 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 हाय, तुम लोगों को पहले ही कहा था
हमसे उम्मीद मत रखना, हमारे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और वैसे भी तुम्हारा लाडला राजू तो बहुत स्वाभिमानी बनता है ना। अब क्या हुआ है, मुसीबत आई तो हम याद आए ना। और अभी तक तुम्हारी पैसे पैसे करने की आदत नहीं गई। बेटा रामू, तुम ही समझाओ बहुओं को। ए बुढ़िया, आज तो हमारे घर में कदम रख लिया, अगर दोबारा वापस आ गई तो टांगे तोड़ दूंगी। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से। हे ऊपर वाले, ऐसी औलाद से अच्छा है इंसान बिन औलाद रह ले। बिदामी अपनी ही औलाद के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। कहाँ गई मेरी माँ है? तुम दोनों ने भगा दिया उनको। मुझे जाना होगा, मेरा भाई मेरी माँ मुसीबत में है, उनको मेरी सख्त जरूरत है। रुको, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर गए तो मैं भी अपने मायके चले जाऊंगी। हाँ, फिर रहना पूरी जिंदगी अकेले। आपको बिल्कुल भी याद नहीं है वो बुढ़िया मुझे कितना कुछ सुनाती थी। रज्जो रामू को रोक लेती है। उसके बाद रात हुई। राजू के घर में सब भूखे थे, लेकिन राजू और उसकी पत्नी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। राधा माँ की आंखों में वो अपमान मैं देख नहीं सकता। मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, पर आप क्या करोगे जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल ही मुखिया जी से मदद मांग कर देखता हूँ। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगली फसल के लिए बीज और राशन का इंतजाम होगा तो सिर्फ वहीं से हो सकता है। ठीक है जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजू मुखिया के घर की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद राजू मुखिया के घर पहुंच जाता है। तब मुखिया राजू को देखकर बोलता है, आओ आओ राजू, कहो कैसे आना हुआ भाई? मुखिया जी, आप तो पिताजी के दोस्त हैं और आप जानते हैं मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। घर में राशन नहीं है और ऊपर से तूफान में मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। बेटा राजू, मैं जानता हूँ तुम कितनी मुसीबत में हो। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा बेटा, तेरे पिता के दोस्त के नाते नहीं बल्कि गांव के मुखिया के नाते। लेकिन बेटा, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शाम को 1-2 जन पैसे देकर जाएंगे तो तुम कल आके ले जाना। ठीक है मुखिया काका, मैं कल सुबह आके ले जाऊंगा पैसे। अब राजू मुखिया से बात करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मुखिया का बेटा मुखिया से कहता है, पिताजी, ये क्या, आपने उस राजू को मना क्यों नहीं किया है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है बेटा? मजबूरी में इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हैं? तुम ही बताओ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता है ना, मेरी उस राजू से बिल्कुल नहीं बनती। तुम्हारी उससे नहीं बनती तो अब तुम चाहते हो मैं उनको मरने के लिए छोड़ दूं, हैं? आप क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। आपने हर किसी की मदद का ठेका नहीं उठा रखा। अगर आपको ये बेटा चाहिए तो उसकी मदद मत करना, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे, याद रखना। इतना कह के मुखिया का बेटा यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह राजू पैसे लेने मुखिया के घर पहुंच जाता है। राम राम मुखिया काका। राम राम बेटा, राम राम। राजू, पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। मुरारी अपना नया व्यापार शुरू कर रहा है तो उसमें लग गए पैसे। अब तो कुछ दिन बाद ही पैसे आएंगे। ठीक है मुखिया जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। राजू मुखिया के घर से निकलकर सीधा लाला की हवेली की ओर चल देता है। कुछ देर बाद हवेली पहुंचता है तो धूर्त लाला राजू को देखकर खुश हो जाता है। आओ राजू आओ। सुना है तुम आजकल बड़ी मुसीबत में हो, हैं? जी लाला जी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बस थोड़ा कर्ज दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगली फसल कटते ही आपका कर्ज चुका दूंगा। हाँ भाई, मैं यहाँ तुम जैसों के लिए ही तो बैठा हूँ। मदद तो मिल जाएगी लेकिन ब्याज तगड़ा लगेगा। हाँ, पहले ही सोच लेना। हाँ लाला जी, ब्याज तो ज्यादा ही ले रहे हो, लेकिन क्या करूं, जिंदा रहने के लिए मुझे लेना ही पड़ेगा। मुझे मंजूर है, अब मेरी किस्मत हमेशा ही खराब थोड़ी ना रहेगी। फसल कटते ही चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाया ना तो तुम्हारी बची खुची जमीन भी मेरी हो जाएगी, याद रखना। नहीं नहीं लाला जी, मेरी जमीन तो रहने देते। जमीन नहीं तो कुछ नहीं, समझा? चल भाग यहाँ से,
आया बड़ा कर्ज लेने वाला। नहीं नहीं लाला जी, मुझे मंजूर है लाला जी, मुझे मंजूर है। राजू धूर्त लाला की सारी शर्तें मान जाता है और लाला के कर्ज के पैसों से खेत में बीज की बुआई की। फिर जो पैसे बचे उनसे घर का राशन ले आया। राजू की माँ खुश तो थी, लेकिन साथ साथ लाला के कर्ज की चिंता भी थी। कुछ समय बीता। इस बार मौसम ने राजू का साथ दिया। फसल फिर लहरा उठी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। इस बार फिर राजू की फसल गांव में सबसे अच्छी खड़ी दिखाई देने लगी थी। राजू की अच्छी फसल की खुशी राजू की भाभियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देख रहे हो अपने छोटे भाई की किस्मत है? कल तक दाने को मोहताज था, आज उसके खेत में सोना खड़ा है। गांव वाले तो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और वो बुढ़िया, वो तो दिन भर उसी के गुण गाती रहती है, जैसे उसका और कोई बेटा तो है ही नहीं है। सही कह रही है जीजी, हमें तो उस बुढ़िया ने कभी अपना समझा ही नहीं। सारा प्यार उस छोटे के लिए है, कुछ करना पड़ेगा उसका। अरे रे 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 रे, बस करो बस करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जब देखो उनके पीछे लगी रहती हो। उन लोगों ने अभी तक जो दुख देखे हैं वो क्या कम है, हैं? पिछली बार अपनी काली नजर से उनकी फसल बर्बाद कर दी और अब फिर से। अरे जीने दो अब बेचारों को। ऐसे कैसे छोड़ दें? आपने क्या सोचा, हमारा साथ नहीं दोगे तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम दोनों बहनें ही बहुत है, लेकिन इस बार भी उसको फसल काटने नहीं देंगी। हाँ उसे भी तो पता चले रज्जों से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। शाम हुई, सब लोग खाना खा के सो गए। रात एकदम शांत थी, न तो बारिश आई और न ही कोई तूफान आया। सुबह उठकर रामू अपने खेत में फसल की कटाई करने चला जाता है। खेत पहुंचकर देखा तो ये क्या, आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। जानवरों ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। लाला का कर्ज सिर पर नाचने लगा। हे राम 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 राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे चुकाऊंगा लाला का कर्ज, कैसे चुकाऊंगा? अरे रे 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 रे, बस कर जा बस कर जा। तुझे कर्ज चुकाने की क्या जरूरत है? तेरा खेत किस काम आएगा? नहीं नहीं लाला जी, कम से कम मेरा खेत तो छोड़ दो, मैं खाऊंगा क्या? बस बहुत हो गया तेरा नाटक। खेत दे दे चुपचाप, नहीं तो तेरे पास जो झोंपड़ी बची है वो भी खाली करवा लूंगा, समझा? राजू की मजबूरी का फायदा उठाकर लाला उसका खेत हड़प लेता है। अब राजू के पास कुछ बचा नहीं। राजू घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी और माँ उसे बहुत समझाती है कि वो अपने बाबूजी वाली दुकान शुरू करे, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए। तब राजू की पत्नी उसको मंगलसूत्र गिरवी रखकर उन पैसों से चाट वाली दुकान फिर से शुरू करने को बोलती है। कुछ दिन में राजू ने अपने पिता वाली दुकान फिर से शुरू कर दी। नई दुकान का स्वाद चखने गांव के कुछ लोग दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये खुशबू तो पुरानी याद दिला रही है। एक प्लेट लगाना जरा। ला भाई राजू ला, मुझे भी चखा जरा, एक प्लेट पाव भाजी। जी जरूर जरूर, आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म प्लेट लगा देता हूँ। हा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह भाई वाह, ये चाट तो बिल्कुल तेरे पिता जैसी ही बनी है। वही स्वाद, वही खुशबू, चख के तो मजा आ गया। अब राजू की चाट की खबर पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे राजू भी अपने पिता की तरह ही मशहूर हो गया। सब जगह बस उसी की चाट के चर्चे थे बस। धीरे धीरे राजू की आमदनी अच्छी होने लगी। तब राजू लाला का कर्ज चुका के अपना खेत भी वापस ले लेता है। अब राजू को पैसे वाला बनता देख राजू की भाभियों से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। देख रहे हो उस राजू को, हैं? कल तक वो लोगों के आगे भीख मांग मांग कर खा रहा था। अरे शर्म करो शर्म, आज वो तुम लोगों से ज्यादा पैसे वाला बन गया। हाँ तो मैं क्या करूँ, उसकी अपनी किस्मत। उसने तो पहले पूछा था अपन तीनों भाई मिलकर दुकान कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तुमने ही मना करवाया था। कुछ भी हो जाए इसके साथ नहीं रहेंगे। क्यों, याद आया कुछ हैं? हाँ तो क्या हो गया है? मैं उसको चैन से तो जीने नहीं दूंगी।
पिछली बार उसके खेत में बैल घुसाकर एक बार तो उसकी फसल बर्बाद कर चुकी हूँ। अब उसकी दुकान का भी कुछ करना पड़ेगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। वो दुकान तो पिताजी की थी, उस पर तो हमारा भी हक है, लेकिन वो भिखारी अकेला अकेला मलाई खा रहा है। इन दोनों से कुछ नहीं होगा। पूरे दिन तो साहूकार की गुलामी करते फिरते हैं। नहीं नहीं, हम उससे दुकान नहीं ले सकते। पिताजी के बाद वो दुकान उस अकेले ने कड़ी मेहनत से खड़ी की है। अरे रे 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 रे, तुम क्यों अपने भाई के सामने अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हो? हैं? कमरे में जो करती हूँ वो क्या कम है? भैया आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं इनसे और नहीं सुन सकता। देखना कल सुबह मैं कैसे उसको दुकान के बाहर उठाकर फेंकता हूँ। उसने बहुत कमा लिया, अब वो दुकान सिर्फ हमारी है, हमारी। मुझे नहीं पता, अगर साथ नहीं गए तो तुम मर्द के नाम पर कलंक हो, कलंक। अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेना। हाँ। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब राजू दुकान में काम कर रहा था, तभी रामू श्यामू वहां पहुंच जाते हैं। अरे रामू श्यामू भैया, आओ आओ, बैठो बैठो ना। मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। अबे घोंचू, हम लोग यहाँ खाने नहीं, दुकान में अपना हिस्सा है वो लेने आए हैं। अच्छा हुआ आखिरकार आप मान ही गए। मैं तो कब से चाहता था। अब आप लोग आ गए तो हम तीनों भाई मिलकर दुकान को आगे बढ़ाएंगे। अरे रे 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 मूर्ख, तीनों नहीं, सिर्फ हम दोनों। तू अपने हिस्से के पैसे कमा चुका है, अब दुकान में तेरा कोई हक नहीं, समझा? नहीं नहीं भैया, हम पेट इसी दुकान से भरते हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़े हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? चुप कर, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। तू अकेला और हम दो। अगर हम अपनी पर उतर गए ना तो किसी की नहीं सुनेंगे। तेरी मदद करने भी कोई नहीं आएगा। अगर सीधा सीधा नहीं माना तो तेरा घर और खेत भी छीन ले, समझा? रामू और श्यामू राजू की एक नहीं सुनते और उसे दुकान से बाहर फेंक देते हैं। राजू बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। रामू श्यामू साहूकार की नौकरी छोड़कर चाट वाली दुकान ही चलाने लगे। पाव भाजी और टिक्की बनानी तो उनको आती नहीं। जो भी ग्राहक चाट खाने आता वो उसको फेंक कर ही जाता है। अरे छी 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 छी, कैसी पाव भाजी दी है तुमने? हैं? अथू, सारा मूड खराब कर दिया। अरे क्या हुआ भाई साहब? अबे ससुर के नाती, ये है पाव भाजी हैं? ऐसी तो कोई फोकट में दे तब भी ना खाऊं। ये क्या बना कर दिया है, हैं? इसमें तो नमक ही नहीं है और ऊपर से जले हुए की बदबू भी आ रही है। खाना है तो खा, ज्यादा नखरे मत दिखा। यहाँ तो ऐसा ही मिलता है। अरे रे 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 रे, देखो देखो कैसा दुकान वाला है, हैं? ससुरे को बोलने की तमीज तक नहीं है। रामू श्यामू का स्वाद तो खराब था ही, उनका व्यवहार उससे बुरा था। जो भी ग्राहक चाट खाने आता यही सब सुनाकर बिना पैसे दिए चला जाता। 2 दिन बाद राजू अपने भाइयों के सामने ही चाट वाला ठेला लगा लेता है। अब धीरे धीरे राजू के सारे ग्राहक राजू के पास वापस आने लगे। दोनों भाइयों की दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक एक ग्राहक भी नहीं आता, तो दोनों ने दुकान बंद कर दी और वापस साहूकार के पास काम पर जाते हैं। राम राम साहूकार जी। राम राम भाई रामू श्यामू। कहो भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? हमें माफ कर दीजिए साहूकार जी, हम काम पर वापस आना चाहते हैं। ये तुम लोगों के बाप का घर नहीं है। जब चाहे काम पर आओ, जब चाहे काम छोड़ो, हैं? मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया था। मेरे पास मजदूरों की कमी थी, फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। अब मैंने भी ठान लिया भाई, जिसने एक बार काम छोड़ दिया तो मैं भी उसे वापस काम पर नहीं रखता। निकलो यहां से। नहीं नहीं साहूकार जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे रे 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 रे, कुछ तो शर्म करो। मेरे समझाने पर क्या बोला तुम दोनों ने, हैं? हमें इस काम की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? रामू श्यामू की दुकान बंद हो गई और ऊपर से साहूकार ने भी काम से निकाल दिया। मुश्किल से कुछ दिन ही गुजरे, रामू श्यामू के घर खाने के लाले पड़ने लगे। सारा राशन खत्म हो गया। अरे घर में राशन खत्म हो गया, तुम दोनों कोई काम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे ही घर में पड़े रहोगे, हैं? चुप कर। जब देखो कचर 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 कैंची की तरह जुबान चलाती रहती है, हैं? आज हमारी जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो।
मैं कैसे जिम्मेदार हुई हैं? काम तो तुम लोग नहीं कर रहे और नाम मेरा लगा रहे हो। अरे काम धाम तो हम कर ही रहे थे उस साहूकार के पास, लेकिन वहाँ भी तेरी जिद की वजह से काम छोड़ना पड़ा। आज तेरी जिद और लालच की वजह से मांग कर खाने की नौबत आ गई हमारी। तेरी जिद के कारण ही माँ और राजू को घर से निकाला। आप सही कहते हो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। माफी मेरे से नहीं, माँ और राजू से मांगो। अगर उन लोगों ने माफ नहीं किया तो भीख मांगते फिरो पूरी जिंदगी। माँ, हमें माफ कर दे माँ, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हम लालच में अंधे हो गए थे। हाँ माँ, हमें माफ कर दे, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। हमें हमारी करनी की सजा मिल गई है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अरे रे 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 रे, कौन हो तुम लोग हैं? मैं नहीं जानती तुम लोगों को। माँ, हम रामू श्यामू आपके बेटे, हमारे पास एक भी दाना नहीं बचा खाने को, थोड़ी मदद कर दो। अब क्यों आए हो? जब हम भूखे मर रहे थे तब कहाँ थे तुम लोग? चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, कम से कम नादान समझकर ही हमें माफ कर दीजिए। हमें सबक मिल चुका है, जब इंसान पर बीतती है तभी उसे समझ आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो कभी नहीं भूल सकती जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया था। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं माँ नहीं, पिताजी की अंतिम इच्छा थी सारा परिवार एक साथ रहे। इन्होंने हमारे साथ जो किया हम भी इनके साथ वैसा ही करेंगे, तो इनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? बस माँ, आखिरी बार इन्हें माफ कर दीजिए। ये तू कह रही है बहू, हैं? जिनकी वजह से तुझे अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखना पड़ गया था, वो आज इन्हें माफ करने को कह रही है? हाँ माँ जी, नहीं तो इनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? और फिर बाबूजी भी तो यही चाहते थे कि उनका परिवार हमेशा एक साथ रहे, एक छत के नीचे। नहीं, मतलब नहीं, मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आ गए आप, अब आप ही माँ को समझाओ, इन लोगों को माफ कर दे। हम इन लोगों के जैसे नहीं हो सकते। हाँ माँ, राधा सही तो कह रही है। अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगी तो इनमें और हम में फर्क ही क्या रहेगा? लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, ये लोग भी तो अपने ही हैं। ठीक है बेटा, तेरे कहने पर मैं इनको आखिरी बार माफ कर रही हूँ। हाँ। अब बिदामी सबको माफ कर देती है। उसके बाद सब एक ही घर में एक ही छत के नीचे फिर से रहने लगे और तीनों भाइयों ने मिलकर दुकान को फिर से शुरू कर दिया।